स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर नेहा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है हमारा वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा इसकी अपनी भी एक इम्पोर्टेंस है। चाहे आप इन फ्यूचर किसी रिसर्च फील्ड में जाए या किसी भी टाइप की रिसर्च फील्ड में जाते हैं, आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में इस फील्ड से बहुत मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आते हैं। इवन कि अगर हम दूसरे टॉपिक्स पे भी देखें तो वो कुछ भी ना कुछ रिलेट करते हैं इस टॉपिक से। और अगर आगे चल के जो बच्चे रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो लैब वर्क में जाना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें इसको जानना बहुत जरूरी है। अदर देन दिस एकेडमिक पर्पस, आपके पर्सनल लाइफ, पर्सनल नॉलेज के लिए भी ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम इसी चैप्टर में जानते हैं डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, किस तरीके से डीएनए से इंफॉर्मेशन ट्रांसक्राइब होकर आरएनए में जाती है, आरएनए जो है ट्रांसलेट होकर प्रोटीन सिंथेसिस करता है और एक जीन का एक्सप्रेशन होता है। ओके, ये हो सकता है कुछ बच्चों के लिए जो टर्म्स मैं बोल रही हूँ काफी हैवी टर्म्स लग रहे हो, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो यही हैवी टर्म्स और कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो है वो इजी होती जाएंगी। तो हम आज अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो सेशन है, वो जो हमारा आज का लेक्चर है, उसका सबसे पहला टॉपिक जो हमारा क्या होगा, जो कि है तो हमारा आज का जो लेक्चर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर, उसका जो पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेंट्रल डोग्मा। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा आज का जो पहला टॉपिक रहेगा वो है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, वो इसका डेफिनेशन एक सिंपल डेफिनेशन है कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, इट मे बी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। सॉरी, जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, हमारा जो जीन एक्सप्रेशन होता है वो किस तरीके से होता है, वो सेंट्रल डोग्मा के बेसिस पर होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरी की पूरी इसी पर डिपेंडेंट है। अब सेंट्रल डोग्मा को हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर की जाती है इसके बारे में हम जानते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं, एक जीन का एक्सप्रेशन कैसे होता है, ये सब सेंट्रल डोग्मा के प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा में 3 स्टेप्स होते हैं: डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए का बनना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक, डीएनए से डीएनए कैसे बनता है? डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू बनता है। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक, डीएनए में कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट होते हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, और जब हमें उस इंफॉर्मेशन यानी उस सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, डीएनए का जो स्पेसिफिक सेगमेंट होता है जिसमें कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम जीन कहते हैं। ठीक, उस जीन का एक्सप्रेस होना, वो कैसे एक्सप्रेस होगा? पहले वो डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होना उसे पड़ेगा। तो डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ठीक, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्ट हो जाती है आरएनए में, तो उसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो किस एंजाइम के थ्रू होता है? आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू होता है। फिर अब आरएनए बन गया। ठीक, आरएनए से अब उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट होना होता है किसमें? प्रोटीन में। तो आरएनए से प्रोटीन में जो ट्रांसलेशन होता है, जो इंफॉर्मेशन को प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इनका जैसे नाम है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इसी से ये सारे स्टेप्स डिफाइन होते हैं।
रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है, खुद को वो रेप्लिकेट करता है। ठीक, जब सेल डिवीजन होता है तो डीएनए को खुद को रेप्लिकेट करना पड़ता है ताकि वो जो दो डॉटर सेल बन रही है उनमें डिवाइड हो सके। ठीक, तो ये रेप्लिकेशन होता है जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे होता है। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए का वो स्पेसिफिक सेगमेंट जिसको हम जीन कहते हैं, उसमें जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसक्रिप्ट कराने के लिए ट्रांसक्रिप्शन होता है, और जो वो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसक्रिप्ट होकर डीएनए से आरएनए में जाती है। ठीक, ये आरएनए है। ओके, अब जो आरएनए में इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्ट हो गई है, अब उसे ट्रांसलेट होना होता है प्रोटीन में। तो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, वो आरएनए से प्रोटीन का बनना। आरएनए में जो इंफॉर्मेशन थी वो ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनी। ठीक, अब ये प्रोटीन की पैकेजिंग होगी और उसके बाद इस प्रोटीन को जो है इससे या तो किसी टारगेट सेल के ऑर्गेनेल्स में भेजा जाएगा या सेल के बाहर भेजा जाएगा, उसकी शॉर्टिंग कराई जाती है टारगेट ऑर्गन तक या टारगेट ऑर्गेनेल तक इस प्रोटीन को पहुंचाया जाता है, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको वहां पे जो भी एक्सप्रेस कराया जाता है। ठीक है, उस जीन को एक्सप्रेशन हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था ये सेंट्रल डोग्मा है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमें यही 3 टॉपिक पूरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ने हैं। तो अब हम अगर इन सबको स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए डीएनए के बारे में, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, और वो किस फॉर्म में हमारे सेल में यानी कि सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। तो डीएनए हेलो तो हम अब डीएनए के स्ट्रक्चर को जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि डीएनए हमारे सेल में उसकी लोकेशन क्या होती है और वो किस फॉर्म में हमारे सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने देखिए ये एक न्यूक्लियस बनाया है। ठीक है, सेल के अंदर का ये न्यूक्लियस है, उसका पूरा स्ट्रक्चर है। क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में होता है इसलिए हमें न्यूक्लियस को भी देखना पड़ेगा। तो ये एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो सबसे पहली लेयर जो हमें मिलती है वो क्या होती है, न्यूक्लियर एनवेलप। ये याद रखिएगा, ये एक यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में आपने डिफरेंस तो देखा ही होगा। उसके मेजर डिफरेंसेस जो हैं उनमें जो मेजर डिफरेंसेस है उसमें एक मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है उसमें ये एनवेलप नहीं प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में ये एनवेलप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, खैर वो बात तो हम सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम ये जानते हैं कि एक यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में जब हम फर्स्ट देखते हैं तो सबसे पहली लेयर जो होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप। अब न्यूक्लियर एनवेलप कैसे बनता है, न्यूक्लियर एनवेलप में 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। पहली आउटर मेम्ब्रेन होती है और सेकेंडरी जो होती है वो होती है इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन से मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियर एनवेलप बनता है। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन से मिलकर न्यूक्लियर एनवेलप होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो कंटिन्यू हो जाता है किसके थ्रू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हैं। तो यही जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये कंटिन्यू हो जाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये एक्सटेंड हो जाती है आगे की तरफ। जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, सपोर्ट करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है न्यूक्लियस को। ठीक, इस इनर मेम्ब्रेन से अटैच्ड एक प्रोटीनेशियस लेयर होती है, ये जो रेड कलर से बनी है इसको, ये क्या होती है, लेमाइन प्रोटीन की लेयर होती है। लेमाइन प्रोटीन की लेयर होती है। लेमाइन प्रोटीन की लेयर काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये क्रोमेटिन से इंटरेक्शन मेंटेन करती है। ठीक है, और इसके अलावा कभी कभी क्या होता है तो ये लेमाइन प्रोटीन में जब म्यूटेशन हो जाता है तो बहुत सारी डिजीज हो जाती है। उसमें से एक बहुत ही फेमस डिजीज है प्रोजेरिया। ओके, अब
हम जब अब लेमाइन प्रोटीन हमने न्यूक्लियर एनवेलप पढ़ लिया, अब इसके बाद में आप देख रहे होंगे ये जो बीच बीच में स्पेसेस हैं, ठीक है, ये क्या है, ये है न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोपोर न्यूक्लियोपोर्स क्या होते हैं, ये जो इसकी न्यूक्लियर एनवेलप होता है, ये कंटिन्यू लेयर नहीं होती, कंटिन्यूड लेयर नहीं होती, इसमें बीच बीच में स्पेसेस होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पोरस लेयर होती है। और इस जो ये पोर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोर कहते हैं। जो न्यूक्लियोपोर होते हैं ये प्रोटीन लाइन चैनल होते हैं जो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अब वो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, राइबोसोम्स हो सकते हैं, ठीक है, आरएनए एमआरएनए जो कि न्यूक्लियस से बाहर आता है, तो एमआरएनए हो सकता है, राइबोसोम्स हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, तो वो सब जो होती है उनका न्यूक्लियस के अंदर आना और न्यूक्लियस से बाहर जाना, ये किसके थ्रू रेगुलेट होता है, न्यूक्लियोपोर के थ्रू होता है। ओके, अब हम जब न्यूक्लियोपोर के अंदर हम न्यूक्लियस के अंदर आते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर अब हमें क्या चीज देखने को मिलती है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हमें पता है कि हम सेल के अंदर का जो फ्लूइड मटेरियल होता है, जो लिक्विड मटेरियल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो जब प्रोटोप्लाज्म को जब न्यूक्लियस बनता है, तो जो न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह देते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर का जो फ्लूइड मटेरियल होता है या फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, is a type of protoplasm inside the nucleus। ओके, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसके अंदर आएंगे तो इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर दिखता है और इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। तो जो न्यूक्लियोलस होता है ये बेसिकली एक साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस होती है। ओके, प्राइमरी साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस। राइबोसोम्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। इसके बाद हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो हमारा ये क्या है, ये है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बेसिकली ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर ये एक स्ट्रक्चर बनता है। क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इट इज अ beaded sting like structure like। तो ये क्रोमैटिन है जिसमें ये डीएनए है, और डीएनए जहाँ पे क्वाइल कर रहा है, ये हिस्टोन प्रोटीन को क्वाइल कर रहा है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है स्टिंग है, और उसमें जो हिस्टोन प्रोटीन से जो डीएनए क्वाइल किया है, तो ये कुछ बीट टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। तो हमने डीएनए की लोकेशन देख ली कि ये जो है कैसे मिलता है हमें क्रोमैटिन के फॉर्म में। जब नॉर्मल सेल होती है, मतलब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, तब हमें डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में हमें हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। बट ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है कि ये जो क्रोमैटिन है ये थोड़ा, जब अभी देखिए लूज है, ठीक, जब सेल डिवीजन होता है तो यही क्रोमैटिन कंडेंस्ड हो जाता है और वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है ना, ठीक, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्यों बनता है और नॉर्मली ये क्रोमैटिन के फॉर्म में क्यों होता है, तो हम ये जानते हैं कि अब आप एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि जब एक घर होता है, इसमें मान लीजिए दो भाई रह रहे हैं, और तो घर में नॉर्मल सारा सामान जो है वो ऐसे ही ओपनली पड़ा होता है, कुछ भी कहीं भी चीजें पड़ी होती है, ठीक है। जब अगर मान लीजिए उन दोनों भाइयों में अब उनको डिवाइड करना है, घर को और घर की चीजों को डिवाइड करना है आपस में, तो हम क्या करते हैं, हमें पहले सारी चीजों को पैक करके रखना पड़ता है, तभी हम उसे इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है कि क्रोमैटिन पहले ऐसे ही लूजली पड़ा होता है, और उसके बाद जब हम सेल का डिवीजन हो रहा होता है तो इसको क्या किया जाता है, इसको कंप्रेस किया जाता है, और उसको कंप्रेस करके क्रोमोसोम के फॉर्म में क्या कहते हैं, इसको
डीएनए रेप्लिकेट करेगा क्रोमोसोम के फॉर्म में, इसको हम कंडेंस्ड फॉर्म में, जो क्रोमैटिन का कंडेंस्ड फॉर्म होता है उसमें हम इसको कन्वर्ट हो जाता है, और जो क्रोमैटिन का कंडेंस्ड फॉर्म होता है उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम जब डिवीजन होता है तो यही क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर लूज होता है तो सही से डिवीजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी हो सकता है कि किसी सेल में ज्यादा डीएनए पहुंच जाए, किसी में कम आ जाए, तो इसके लिए जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बनाता है और फिर इक्वली डिवीजन हो जाता है जब सेल डिवीजन का टाइम होता है। ओके, तो अब हम जानते हैं कि डीएनए हमारे न्यूक्लियस में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हम ये जानते हैं कि डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं उसको, पर आपको पता है उसकी लेंथ कितनी होती है? उसकी लेंथ होती है 6.2 बिलियन किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट। ओके, तो सोचिए आपकी इतनी लेंथ का जो डीएनए है वो हमारे बॉडी की एक छोटी सी सेल के न्यूक्लियस में किस तरीके से प्रेजेंट होगा। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसे हमें जानना चाहिए। अब उसे जानने के लिए किस तरीके से इतना लंबा डीएनए हमारे सेल के न्यूक्लियस में किस तरीके से प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसे उसकी पैकेजिंग के थ्रू देखते हैं कि किस किस प्रोसेस के थ्रू ये डीएनए हमारे सेल के न्यूक्लियस में फिट हो जाता है, या कह सकते हैं प्रेजेंट होता है। तो वो देखते हैं। ओके, तो ये डीएनए, ठीक है, नॉर्मल डीएनए। अब कोई भी चीज़ हमें पैक करनी होती है, एक से आपने देखा हुआ ऊन का जो बॉल होती है ना, वुलन बॉल होती है, उसको क्या करते हैं, उसको हम उसे पैक करते, उसे रोल करते रहते हैं ना, ताकि वो इतना लंबा जो थ्रेड होता है वुलन का वो रोल होकर छोटे से बॉल में कन्वर्ट हो जाए, ताकि उसे हम इजी टू कैरी कर सकें। तो इसी तरीके से डीएनए को भी रोल करके कैसे पैक किया जाता है। तो सबसे पहले ये डीएनए, ये ओपन डीएनए, ठीक। ओपन डीएनए को हम क्या करेंगे, एक प्रोटीन में क्या करेंगे, कॉइल करते हैं, ठीक। वो प्रोटीन कौन सी होती है, वो हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो ये आपका नॉर्मल डीएनए था। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ओके, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब ये डीएनए क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन जो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, उस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये 2 बार कॉइल करता है, ठीक है, 2 बार ये उस पर कॉइल करता है। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, ये एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कॉइल कर रहा है 2 बार, ठीक है। तो 2 बार ये कॉइल करता है। 2 न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए प्रेजेंट होता है, जो 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में डीएनए प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए कहते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे हिस्टोन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो हिस्टोन जो होता है वो एक ऑक्टोबर के फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप की होती हैं। तो बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन जो हमारे में होती हैं वो 5 टाइप होती हैं, ठीक। कौन कौन सी होती हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 5 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। तो ये जो 5 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन होती है, इसमें से जो ये 4 हिस्टोन होती हैं, ये 4 हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3, H4 ये पार्टिसिपेट करती है न्यूक्लियोसोम वाले स्ट्रक्चर में। और जो ये H1 प्रोटीन होती है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है लिंकर डीएनए पर। ओके, ये जो दिख रहा है ग्रीन सा, ये क्या है, H1 हिस्टोन प्रोटीन है। अब ये जो 4 प्रोटीन होती हैं, यानी कि जो ये हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम बनाती हैं, ठीक है, कौन कौन सी, H2A, H2B, H3, H4, ये ऑक्टोबर के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ऑक्टोबर के फॉर्म में कैसे, कि आप मान लें कि ये एक हिस्टोन प्रोटीन है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें। अब ठीक है, एक H2A हो गया, H2B हो गया, H3, H4 हो गया। तो हमें आगे से ये 4 दिख रहे हैं, इसके पीछे भी यही 4 प्रोटीन, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये सब पेयर्स में होती हैं। ये भी 2 होती हैं, ये भी 2 होती हैं, ठीक है, 2 होती हैं 2। तो ये
एक एक पेयर के फॉर्म में होती है। जब पेयर के फॉर्म में होगी तो ये ऑक्टोमर वाला स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगी, ठीक है। तो हिस्टोन ऑक्टोमर से डीएनए जब कॉइल करता है तो वो न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। अब H1 प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो लिंकर डीएनए से अटैच्ड होती है। लिंकर डीएनए क्या होता है, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए होता है उसे हम लिंकर डीएनए कहते हैं। अब ये जो लिंकर डीएनए ये जूम करके हमने देखा, अब इसको हम थोड़ा सा दूर से जूम आउट करके देखेंगे तो हमें एक स्ट्रिंग जिसमें बीडेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा होगा। तो ये क्या होता है, ये आपका क्रोमैटिन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रोमैटिन बना। अब क्रोमैटिन को अब अभी भी हम इस डीएनए को हमें और कॉइल करना पड़ेगा, ठीक है। इसको पैकेजिंग के लिए हम इसे और कॉइल करना पड़ेगा। अब क्रोमैटिन को हमें और कॉइल करने के लिए हमें एक और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, ठीक है। ये क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, ओके। तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन है ये किस तरीके से वर्क करती है, जैसे हमें आपने देखा होगा कि जब लोग अपने हेयर्स को कर्ल करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक रोलर यूज़ करते हैं। लाइक मान लीजिए ये एक रोलर है और इस हेयर को और कर्ल करने के लिए, कॉइल करने के लिए इस तरह से एक रोलर यूज़ करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन है एक टाइप के रोलर टाइप का काम करता है। जब ये अभी लूज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन में लूज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जब ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन से कॉइल करता है तो ये टाइटली हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रोमोसोम में आता है। अब ये क्रोमोसोम में अभी भी ये नहीं प्रॉपर तरीके से फिट होगा, उसके लिए क्रोमोसोम में एक और प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये जो ब्लैक कलर से दिख रही है ये क्या है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ओके। तो अब ये जो हाईली कॉइल्ड डीएनए है या क्रोमैटिन है, ये अब क्या करेगा, ये क्रोमोसोम के अंदर जाएगा और जो ये नॉन हेलिकल क्रोमोसोमल प्रोटीन है इसके अंदर भी और भी ज़्यादा कॉइल करके ये फिट हो जाता है, ठीक है। अब ये क्रोमैटिन था, इस क्रोमैटिन का ही जो ये कंडेंस्ड फॉर्म है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है। तो अब यहाँ से एक आपको इस जर्नी जो ये डीएनए से क्रोमोसोम तक की जर्नी है इसको मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। पहले डीएनए डबल स्टैंडर्ड था, ठीक है, ओपन डीएनए था, डबल स्टैंडर्ड था। अब ये डीएनए को हमें पैक करना है तो हमें क्या किया, हमने इसे हिस्टोन प्रोटीन के साथ में कॉइल करा दिया। हिस्टोन के साथ में जब डीएनए हिस्टोन के ऊपर डीएनए 2 बार कॉइल करता है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक। 2 न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए होता है जिसे कनेक्टिंग डीएनए कहते, लिंकर डीएनए कहते हैं, ओके। कनेक्ट कर रहा होता है ना, तो इसलिए इसको हम लिंकर डीएनए, लिंक कर रहा होता है तो इसे लिंकर डीएनए कहते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो कितने टाइप की होती है, मैंने आपको बताया H1, H2A, H2B, H3, H4, ठीक है। तो H2A, H2B, H3, H4 ये 4 जो टाइप की हिस्टोन प्रोटीन होती है वो न्यूक्लियोसोम में पार्टिसिपेट करती है, और जो H1 हिस्टोन प्रोटीन होती है वो लिंकर डीएनए में पार्टिसिपेट करती है, ओके, लिंकर डीएनए के साथ अटैच्ड होती है। अब ये जो इसको हम जूम आउट करेंगे, जब इससे हम जूम आउट करेंगे तो हमें एक स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग बीडेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन को आप देखें तो ये स्ट्रिंग है और उसमें बीड्स जैसे ये हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन है, ये अभी लूज स्ट्रक्चर है। इसको और कॉइल करने के लिए हम एक और प्रोटीन का यूज़ करते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन से ये जो क्रोमैटिन है ये और ज़्यादा कॉइल करता है, ये हाईली टाइटली हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। अभी जो टाइट हेलिकल स्ट्रक्चर है ये फिर क्रोमोसोम के अंदर जाता है और क्रोमोसोम में जाने के बाद ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन में जाके फिर से कॉइल करता है और फिर ये काफ़ी पास कॉइल करके कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमोसोम में पूरा डीएनए फिट हो जाता है, ठीक। तो अब इस कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए या कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन को हम क्या कहते हैं, हम इसको क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये डीएनए की
पैकेजिंग कह सकते हैं। अब हमें पता चल रहा है कि इतना बड़ा जो डीएनए होता है, जो लगभग 6.2 बिलियन किलोमीटर डीएनए होता है, वो किस तरीके से हमारे न्यूक्लियस में फिट हो जाता है। ओके, फिलहाल आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो हम डीएनए के स्ट्रक्चर को अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, तब तक के लिए आज जो मैंने आपको पढ़ाया उसको फिर से रिवाइज करिएगा, हो सके तो 1-2 बार और लेक्चर देख के आप इसे फिर से देखिएगा, तो आपको जहाँ पे आप बीच में छूट गया होगा या आपको मिस हो गया होगा कोई सा टॉपिक, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा था सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा के 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ओके, अब हमने इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले हमने डीएनए की लोकेशन को देखा। कहाँ पे? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में हमने न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में पढ़ा। न्यूक्लियर एनवेलप की दोनों मेम्ब्रेन, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। लेमाइन प्रोटीन के बारे में पढ़ा। लेमाइन प्रोटीन के बाद हमने न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा, और फिर क्या पढ़ा? क्रोमैटिन पढ़ा। ठीक है, क्रोमैटिन के बाद हमने अब डीएनए की पैकेजिंग देखी कि इतना जो लेंदी डीएनए होता है वो किस तरीके से हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ये भी हमने देखा। अब हम कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ओके, तो डीएनए के स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमारा कल का लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा। और आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट हुआ हो, किसी भी तरह की परेशानी हुई हो, या आपके अंदर आपको कोई क्वेश्चन हो आपका, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।